हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम जो बुक है उसके एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमने जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस कर लिया है एमसीक्यू की फॉर्म में। अब हम जो है पॉलिटी को लेके आए हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो अभी जो हाल ही में एसएससी के एडमिट कार्ड आ गए हैं और उसके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, जो एसएससी सीएसएसएल आपने भरा था उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है ये सीरीज़। तो जिन्होंने ये सीरीज़ नहीं देखी हुई है मैं उनसे एक बार यही कहूँगा कि उन इन सीरीज़ को ज़रूर देख के जाएं, ताकि आपके जो 25 क्वेश्चन रहेंगे जीएस के, उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहेंगे और 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे। तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे, इस भाग में जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, कि जो हमारे पास जो हमारे राज्य है उसको कैसे काम करने हैं उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। जो हमने किस कंट्री से बोरो किया हुआ उधार लिया हुआ है, तो आयरलैंड से हमने इसको उधार लिया हुआ है। जो आयरलैंड का जो संविधान था उससे हमने इसको उठाया हुआ है। और ये जो है हमारे पास जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, ये नॉन जस्टेबल होते हैं, कि इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते जैसे आप फंडामेंटल राइट्स को कर सकते। उसके बाद हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो 51A में आते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो है छठा भाग है। इससे पहले हमने 5 भाग डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे यूसी लाइव जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और यहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करेंगे, ताकि जो भी हमारे चैनल पे जो भी नई नोटिफिकेशन आए उस वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि क्या नोटिफिकेशन है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहा गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित भागों में से एक में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया है। कि हमारे पास ऐसा कौन सा संविधान में कौन सा भाग है जिसमें क्या किया गया है कि जो हमारे पास जुडिशरी है और जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, उन दोनों को क्या किया गया है, अलग किया गया है। तो इसका जो हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि राज्य नीति के निर्देश और सिद्धांत जो है, वहाँ पे हमारे पास जो न्यायपालिका है और जो हमारे पास कार्यपालिका है उन दोनों को अलग रखा गया है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया है कि जो राज्य नीति के निर्देश है ये नॉन जस्टेबल है, आप इनको क्या चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, तो ये पार्ट जो है हमारे पास भाग जो 4A है उसमें आते हैं। ठीक है जी, किस में आते हैं, जो हमारे पास पार्ट 4A है उसमें हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी रहते हैं। ये जो है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये अनुच्छेद हमारे पास आर्टिकल 56 से स्टार्ट होते हैं और 51 तक जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा और आप यहाँ से पॉलिटी का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि राज्य की नीति निर्देश और सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने जाने की अपेक्षा की जाती है। कि हमारे पास ऐसा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसमें कहा है कि जो बच्चे हैं जिनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, तो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को क्या होना चाहिए जी, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये जो है हमारे पास इसका सही आंसर क्या हुआ, 14 ईयर, कि 14 साल तक के बच्चों को क्या रहना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। जो हमारे पास राइट टू एजुकेशन आया था 2002 में, राइट टू एजुकेशन आया था 2002 में, जिसको कौन से संशोधन से लाया गया था, तो 86 जो हमारे पास संशोधन किया गया था, जो अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, उसके अनुसार हम ये लेके आए थे राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी है ये, और इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा भाग है जो राज्य की नीति और निर्देशों से संबंधित है, मतलब कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में।
यही बताया कि जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो हमारे पास कौन से भाग में आते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, जो फोर्थ में आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कौन से भाग में आते हैं, फोर्थ में आते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो जो पार्ट 4 है उसमें आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं। और जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे पास फंडामेंटल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार कर्तव्य है हमारे, वो जो हमारे पास भाग 4A है उसमें आते हैं। तो मैंने आपको पीछे थोड़ा वो वहाँ पे जो आएगा मौलिक कर्तव्य आएगा, जो हमारे पास भाग 4 में आते हैं वो क्या आते हैं, तो वो आता है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और हमने ये किस कंट्री से उधार लिया था, किस कंट्री के हमने कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया हुआ है, तो आयरलैंड से हमने इसको लिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हमारे पास सी है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किस निर्देशक सिद्धांत पर पड़ता है। तो गांधी जी के जो गांधीयन प्रिंसिपल है उसके अनुसार उनका कौन सा आर्टिकल है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी आता है। तो गांधी जी के अनुसार क्या कहा गया है कि हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए द मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी जो है कि कहा गया कि प्रोविजन ऑफ द फ्री लीगल एड एंड द एडवाइस, कि उसका कोई भी पैसा नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को हम सहायता देते हैं या हम किसी को एडवाइस देते हैं तो उसमें कोई भी उसकी सहायता करो तो उसमें कोई भी पैसा मुफ्त होना चाहिए। ये सब ये गांधी जी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे उसके अंडर ये आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख है, कि हमारे पास ऐसा कौन सा डायरेक्टिव किसमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में भारतीय संविधान में लिखा गया है। तो वो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है उसमें ये बात कही गई। ऑप्शन नंबर बी। और ये किस भाग में आते हैं, तो जो हमारे पास भाग 4 है इसमें आते हैं जी, भाग 4 में आते हैं। और जो हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन। उम्मीद करूंगा साथ साथ आप भी इन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद जो राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है, तो जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है तो वो कौन से अनुच्छेद है, कौन से आर्टिकल है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो 36 से लेकर 51 तक जो रहते हैं वो हमारे पास क्या रहते हैं, डीएसपी, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, टीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डील करते हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में रहते हैं। और ये भाग हमारे पास 4 में रहते हैं, जो पार्ट हमारे पास 4 है उसमें आते हैं। और जो हमारे पास मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो हमारे पास 51A में आती है। और वो हमारे पास जो भाग है, जो पार्ट है, वो 4A में आता है। इसमें आता है जी 4A। उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ साथ इन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई जहां भी वे संघर्ष में आते हैं। तो वो कौन सा हमारे पास ऐसा कौन सा अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो थे उनको क्या दिया गया, मौलिक अधिकारों, जो हमारे पास मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, कि उन्हें मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा गया। और वो कौन सा संशोधन था जिसमें ये बात कही गई, तो हमारे पास जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में, जब 42 अमेंडमेंट किया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम स्मॉल हमारा संविधान भी कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हेर फेर की गई थी, जिसमें हमारे पास प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हमारे प्रेम्बल में जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए थे, तो वो कौन कौन से शब्द थे, वहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद करूँगा ये मैंने आपको सब पढ़ा दिया है और आप ये भूलोगे नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 द्वारा राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के रूप में वर्णित किया गया है, राज्य प्रयास करेंगे। तो इसमें से जो हमारे पास 51 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 51 तक आते हैं, तो आर्टिकल 51 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 51 जो आर्टिकल 51 है उसका क्या कहना है, तो उसमें क्या कहा गया, जो स्टेट के ऊपर लागू होता है,
कहा गया है प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, की जो हमारे पास राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, कि जो हमारे पास राष्ट्रीय शांति है और जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, बिल्कुल बात सही है। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन देना, कि हमारे पास जो मीडिएटर होता है उसके द्वारा क्या करना कि जो विवाद चल रहा है उसको सोल्व करवाना। तो ये तीनों की तीनों जो बातें हैं ये अनुच्छेद 21 में आती हैं और ये राज्य पे लागू होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, कि तीनों की तीनों जो बातें हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है, तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ पे रखी गई है, तो वो रखी गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में, राज्य नीति के निर्देशों और सिद्धांतों में। तो जो हमारे पास पंचायती राज है वो हमने डीपीएसपी में रखे हुए हैं, और इसमें जो हमारे पास पंचायत आती है वो जिसमें इसमें जो आर्टिकल बात करता है, तो आर्टिकल जो 40 है उसमें जो ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है, जो अनुच्छेद 40 है वो इसमें बात करता है। और ये किसके किसके अंडर आता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, और जो हमारा भाग है फोर्थ में ये आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन को भारतीय संविधान में एक रूप से सुनिश्चित किया गया है। तो जो हमारे पास कहा गया है कि जो हमारे पास कार्य है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो वो कहाँ पे रखा गया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है कि सभी को क्या मिलेगा, सेम कार्य के लिए सेम पैसे मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, जो राज्य नीति और निर्देशों के अंडर आता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित है। कि कल्याणकारी राज्य वेलफेयर मतलब जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए आपको काम करने हैं, तो ये जो गाइडेंस दी जाती है, ये जो बातें कही जाती हैं, ये किस में कही जाती हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी, कि आपको अपनी सोसाइटी को क्या करना है, अपग्रेड करना है, आपको वहाँ पे स्कीम में लेके आनी है जो हमारे पास सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ की जाएंगी। बट ये है कि वो अनाउंसमेंट कर दें, उसको अप्लाई करें या नहीं करें उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। इसलिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं ये नॉन जस्टेबल होते हैं, कि आप इनको कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में से शामिल नहीं है। तो जो नीति निर्देश सिद्धांत है उसमें से कौन सी बात जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, जो प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, शराब पे प्रतिबंध, बिल्कुल बात सही है। काम करने का अधिकार, बिल्कुल बात सही है। समान काम के लिए समान वेतन, बिल्कुल बात सही है। सूचना का अधिकार जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो इसमें नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं लिखी गई है। वो हमारे पास आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो हमारे पास आर्टिकल 21A में आती है। आर्टिकल सॉरी जो हम हाँ आर्टिकल हमारे पास 21 में आती है, कि हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो अनुच्छेद 21 में बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात नहीं रखी गई है, सूचना अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जी वो कौन है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है। किसने बताया, कि जो हमारे पास जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, एक चेक है विच इज पेड ऑन द बैंक कन्वेंशन हु इज टोल्ड। तो ये जो हमारे पास ये जो बात कही गई है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, एक चेक है, तो ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई थी, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये बात कही गई कि जो हमारे पास डीपीएसपी है वो क्या है, एक हमारे पास चेक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, एक चेक है, और ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई थी, तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों पर है। ठीक है, इसमें से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत है।
ठीक है, जो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो इसमें से कौन सा है जो निर्देशक सिद्धांतों में से है, नीति के जो निर्देशक सिद्धांत है उसमें से है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास राज्य परिवहन की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास करें। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है। और ये भी पेपर में हमारा जो पीसीएस का पेपर था, जो पीसीएस का पेपर होता है हमारी स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे पास जो हमारे पास ये पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास करेगी कौन राज्य, तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है, अनुच्छेद पूछा गया था। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद इसके बारे में बात करता है, तो जो 38A है, आर्टिकल 30A जो है इसके बारे में बात करता है कि राज्य क्या करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा और उसको सुधारने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या है, नॉन जस्टेबल है। कौन जी नॉन जस्टेबल है, मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। इसको गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, और इसको आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है, तो जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टेब्लिश किया गया था। उसका क्या पर्पस था, उसको क्यों इंक्लूड किया गया था, तो उसको इंक्लूड किया गया था सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर डी जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए उनको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है कि राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों में निम्नलिखित जो हमारे पास आर्टिकल है में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित, कि जो हमारे पास कौन सा जो अनुच्छेद है जो बात करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 50, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है जो इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से कौन सी बात सही है। भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुसूचित करना। ग्राम पंचायत जो है जो हमारे पास इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल, तो ये बात गलत है। ये आर्टिकल 44 में आती है, सभी के लिए सेम नहीं है यूनिफॉर्म सिविल। ग्राम पंचायत का आयोजन करना, आर्टिकल 40 इसके बारे में बात करता है। जो आर्टिकल 40 है वो इसके बारे में बात करता है। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये अनुच्छेद हमारे पास 40 के तहत आता है। ग्रामीण के क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, बिल्कुल बात सही है कि जो हमारे पास छोटे जो हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री है उनको रूरल एरिया में डेवलप करना, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल देखिए, सभी कर्मचारियों के लिए उचित विकास और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ये बात नहीं। सॉरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सेकंड है और थर्ड है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसके अनुसार बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये दोनों बातें कही गई हैं, बाकी दो बातें नहीं कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में शामिल है, तो जो हमारे पास फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो हमारे जो स्वतंत्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संयोजने और उनका पालन करने का कर्तव्य भी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल जो मौलिक कर्तव्य में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है दैट इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारत का जो संविधान है उसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसके बारे में बात की गई है, तो 11। तो हमारे फंडामेंटल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था, तो जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था, किस अमेंडमेंट में उनको ऐड किया गया था, तो जो हमारे पास 42वां संशोधन किया गया था 1976 में। कब किया गया था, 1976 में जब 42वां संशोधन किया गया था उसमें जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 में समाज के निम्नलिखित में से किस समूह को मदद करने के लिए पेश किया गया था? तो जो हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, जिसको 2002 में ऐड किया गया था, जब 86 हमारे पास अमेंडमेंट किया गया था, उसमें जो राइट टू एजुकेशन है उसको एनरोल किया गया था, जिसमें कहा गया था 6 से लेकर 14 साल के बच्चों बच्चों को जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। राइट टू एजुकेशन में ये आया था 6 से 14 साल के बच्चों की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से जो कौन से कथन जो है वो बिल्कुल सही। तो कहा गया भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, बिल्कुल। तो पूछा जाए कि कितनी फंडामेंटल हमारे पास ड्यूटीज है, जो 11 है। मौलिक कर्तव्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन के लिए भारत में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल बात सही है। कि कहा गया कि अगर हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अगर उनको कोई नहीं करता है, नहीं मानता है, तो उस पर थोपा नहीं जा सकता। तो अगर उसको ज़बरदस्ती नहीं है कि उसको वो चीज़ करनी ही है, तो उसके लिए जो कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप उसको क्या कर सकते हो, उसको ज़बरदस्ती किसी पे थोप सकते हो, तो ये बात नहीं। भारत के प्रत्येक नागरिक में मौलिक कर्तव्यों में से एक सामान्य और राज्य चुनावों में अपना वोट देना, ताकि भारत में एक जीवित लोकतंत्र को रखा जा सके। तो ये जो है हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसमें है नहीं कही गई है, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। फर्स्ट और जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और ये जो वीडियो है ये आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है, वो एसएससी सीएसएचएल के फॉर्म जो पेपर है वो स्टार्ट हो गए, चाहे हमारे पास एसएससी सीजीएल के जो पेपर है वो स्टार्ट हो, ठीक है, फॉर्म निकलेंगे उसके। तो अभी आपको पता है कि कितनी वैकेंसीज अनाउंस कराई है, अप्रॉक्सीमेट 30,000 वैकेंसी अनाउंसमेंट की गई जो एसएससी है उनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को मौजूदा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था? तो ये जो काम है ये कब किया गया था? तो 1976 में, जब हमारे पास कौन सा संशोधन हुआ था? 44th जो संशोधन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये जो बात है वो ऐड और हुआ कब था? 1976। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एक सेकंड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में। जो बतालमा संविधान संशोधन जो संशोधन हुआ, उसमें भारत के संविधान में एक नया अध्याय शामिल किया गया। तो उसमें क्या नया चीज़ इंक्लूड की गई थी जब बतालमा संविधान संशोधन किया गया था? कब? 1976 में। तो नई चीज़ उसमें इंक्लूड की गई, और वो नई चीज़ क्या थी? तो आपको अभी पता है क्या थी, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज़ द राइट आंसर। कि हमारे पास मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई थी, उनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था बतालमा जो संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बतालवे संविधान संशोधन अधिनियम की 10 आज्ञाओं को किस पद से पुकारा जाता था? कि जो हमारे पास 92वां संविधान संशोधन था, उसमें हमारे पास 10 चीज़ें ऐड की गई थी जिनको मौलिक कर्तव्य के बारे में जाना जाता था। अभी जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं जी? 11 है। पहले कितने हुआ करते थे? 10। और उनकी उनकी संख्या बढ़ के कितनी होगी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक मौलिक कर्तव्य है? तो जो हमारे पास इसमें से कौन सा जो है वो एक मौलिक कर्तव्य है जिसके बारे में बात की गई है? तो इस चारों में से कौन सी जो बात है जो मौलिक कर्तव्य में आती है? कहा गया है कि जो हमारे पास जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको क्या करना है? उसको हमें बचाना है, ठीक है। बचाना है, संरक्षित करना है और महत्व देना है। कि जो हमारी पुरानी धरोहर है उनको बचा के रखना है, उनको उनको ढंग से प्रिजर्व करना है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ पे आते हैं? तो अनुच्छेद 51A में आते हैं। ध्यान रखना कि हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ आते हैं, तो 51A में इनकी बात कही गई।
ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है इस का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हमारे पास सही है। संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। तो फंडामेंटल जो हमारे पास जो राइट्स है, जो फंडामेंटल हमारे पास राइट्स है वो किस में आते हैं, तो हमारे पास वो पार्ट 2 में नहीं आते हैं। पार्ट 2 में क्या आता है, नागरिकता आती है। नागरिकता बोले तो सिटीजनशिप आती है। नागरिकता के बारे में जो बात करता है वो भाग दूसरा बात करता है, जो 5 से लेकर 11 तक बात की। फिर नेक्स्ट है जो हमारे पास फंडामेंटल जो थर्ड में है, जो हमारे पास सिटीजनशिप आती है, गलत है। सिटीजनशिप जो आती है वो दूसरे में आती है, और तीसरे में फंडामेंटल राइट्स आते हैं जो 12 से लेकर 35 के बीच में रहते हैं। और जो हमारे पास पार्ट ए है, पार्ट 4 ए है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल बात सही है। कि जो हमारे पास भाग 4 है उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। संविधान के 5वें भाग में राज्य के नीति निर्देश के बारे में बात किया गया है, बिल्कुल बात गलत है। इसमें हमारे पास कैबिनेट आती है 5 में, और जो हमारे पास भाग 4 में आता है वो हमारे पास जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो भाग 4 की, जो हमारे पास राज्य के नीति निर्देश है वो 4 आते हैं। तो इसमें सही पूछा था, तो सही कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें से हमारे पास कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। जनगण का सम्मान करने के लिए करना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य। जो नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, बिल्कुल बात सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, बिल्कुल सही है। स्मारकों और सार्वजनिक महत्व के संस्थानों की रक्षा करनी, तो जो हमारे पास 29 में कहा गया है कि जितने भी हमारे पास मोनूमेंट्स हैं और जो पब्लिक इंपोर्टेंस है उसको क्या करना है, हमें रक्षा करनी है। तो ये बात नहीं है, हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए कि हमें अपने पर्यावरण और प्राकृतिक क्या करना है, बचाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य है उनको कहाँ रखा गया है, तो पार्ट जो हमारे पास भाग जो 4A है उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात किया गया है, जो 51A में आते, जो 51A में आते हैं। भाग थर्ड में हमारे पास क्या आता है, तो भाग थर्ड में हमारे पास जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे पास मौलिक कर्तव्य है, सॉरी जो मौलिक अधिकार है वो किस में आते हैं, भाग 3। जो अनुच्छेद कहाँ से जी, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में रहते हैं। जो भाग 4 में आते हैं वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो 36 से लेकर 51। और जो हमारे पास मौलिक हमारे पास कर्तव्य आते हैं वो भाग 4A में आते हैं और 51 के बीच में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें से पूछा हुआ है कि कौन सी जो बात है वो गलत है। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, नहीं। मौलिक कर्तव्य अलग है और मौलिक अधिकार अलग है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के अलावा से अलग है। भारतीय संविधान में भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई। अनुच्छेद 51A भारत में प्रत्येक नागरिक को 11 कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का सही, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ये कथन संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संबंधित किया गया है, किसमें संवर्धित किया गया है भारत में। तो जो हमारे पास जो प्रत्येक नागरिक होगा उसको भारत में जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये जो है ये हमारे पास किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो इसकी जो बात है हमारे पास कहाँ पे की गई है, तो अनुच्छेद जो हमारे पास 51A है उसमें ये बात कही गई है कि प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है उसको पर्यावरण की रक्षा करनी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को गणना करता है। तो जो हमारे पास मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन बताता है, हमें हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया, अब तो आपको ये याद ही हो गया होगा।
51A जो है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है। और किस भाग में आता है, तो भाग भी आपको अब याद हो गया होगा। भाग जो है हमारे पास 4A में ये आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और ये जो हमारा यूसी लाइव चैनल है इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस यहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिए। जो भी हमारी नई नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में पेश किए गए थे? तो जो हमारे पास 42वां संशोधन किया गया था 1976 में, तब हमारे पास जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या कहा गया है कि भारत के संविधान नियत मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्यों को रिट अधिकार के माध्यम से लागू किया जा सकता है। कि जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको चैलेंज है नहीं किया जा सकता, उसको कहीं भी आप उसको लेके कहीं भी आप नहीं। मौलिक कर्तव्यों को अपनाने के बाद भारत के संविधान का एक हिस्सा बन गया है। गलत बात। ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में हिस्सा बनाया। बिल्कुल बात सही। मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास थर्ड है और फोर्थ है दैट इज, और ये ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट। जो ये स्वर्ण सिंह कमेटी है ये बड़ी बार पेपर में पूछी जा चुकी है कि किस कमेटी के द्वारा हमारे पास जो फंडामेंटल जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो किस कमेटी के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। तो वो उस कमेटी का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, स्वर्ण की थी, उनके द्वारा। राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक मौलिक कर्तव्य नहीं? तो इसमें से कौन सा जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जो हमारे पास इसमें से जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, सामाजिक चुनावों में मतदान करने के लिए, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट। बाकी तीनों की तीनों जो बातें हैं वो मौलिक कर्तव्य में आती। ऑप्शन और ऑप्शन नंबर बी, ये तीनों की तीनों बातें मौलिक कर्तव्य में आती। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से, तो इसमें से कौन से जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है? हमारी जो हमारे पास सांस्कृतिक जो समृद्धि विरासत है उसकी सुरक्षा। ठीक है, कि जो हमारे पास पुरानी धरोहर है उनकी क्या करना, रक्षा करना। कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, जो हमारे पास ये बात हमारी वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना। बिल्कुल, जो हमारे पास साइंटिफिक टेम्पर और जो स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी, वो सारी की सारी जो बातें हैं वो हमारे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्ट की ओर प्रयास करना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला, तीसरा और ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अनुच्छेद 32 के तहत कौन सा सर्वोच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायपालकों को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार देता है? ये सारी की सारी जो बातें हैं अनुच्छेद 32 के तहत, तो ये कौन इसका अधिकार देता है? तो इसका जो अधिकार है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो संसद का, पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद राज्य के में संपदा के अधिग्रहण और संबंधित अधिकार जैसे कानून को बचाता है और मौलिक कर्तव्यों अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से? ठीक है, कि जो हमारे पास कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे पास हमें कानून जो हमारे अगर फंडामेंटल जो हमारे पास राइट्स है उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है
तो उसके लिए हम चैलेंज कर सकते हैं। तो वो जो हम किस आर्टिकल के थ्रू उसको चैलेंज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर जो 31A है, तो बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि कौन सी बात बिल्कुल। वे मनुष्य को भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करते हैं। केवल मौलिक अधिकार ही अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के हित की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट, वे पवित्र है नहीं है और प्राकृतिक में जो हमारे पास जस्टेबल, ठीक है, कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स के साथ हमारे साथ हनन होता है तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल, दोनों बातें सही हैं और जो सेकंड है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जो हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ये किस में आता है? हमारा फंडामेंटल अधिकार है या हमारे पास लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है या इसमें से कोई भी नहीं? तो जो हमारे पास सभी के लिए अच्छा पानी, पीने का पानी जो होना चाहिए वो साफ़ होना चाहिए, तो ये किस में आता है? तो ये हमारा पास जो है इसकी जो हमारे पास बात की गई है जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज़ द राइट आंसर। कि सभी को क्या करवाना है? अच्छा पीने का पानी उपलब्ध करवाना है। तो ये क्या है? संवैधानिक का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अनुच्छेद 226 में क्या नियत है? तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ हनन करता है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं आर्टिकल 32 के। तो 226 जो है आर्टिकल वो किसके बारे में बात करता है? कि द पावर टू हाई कोर्ट टू इशू द रिट, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी हनन होता है तो हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और वो क्या लागू कर देगा? रिट लागू कर देगा। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि ये बातें सही हैं। भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आरक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य के अधीन नियुक्तियों और पदों पर एक वर्ग पिछड़ा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। राज्य के अधीन सेवाओं में प्राप्ति में क्या होगा? प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, बिल्कुल बात सही है कि जो भी हमारे पास जितनी वो अपॉइंटमेंट होगी कहाँ पे? स्टेट में जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें जो स्टेट में तो जो जितने भी बैकवर्ड या पिछड़ा जो वर्ग है उनको क्या मिलेगी? उनको उसमें उनकी जो सीटें होती है वो आरक्षित होती है। बिल्कुल बात सही है। संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन पर किसकी अदालत में सवाल उठाया जा सकता है? बात सही है कि संविधान के मूल स्ट्रक्चर में अगर कोई भी छेड़छाड़ करता है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में घसीट सकते हैं कि हमारा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये बातें बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संस्कृत और शैक्षणिक अधिकारों द्वारा निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? तो जो हमारे पास जो एजुकेशनल राइट्स हैं, जो हमारे पास कल्चरल राइट्स हैं, उसके उसमें कौन कौन सी बातों के बारे में बताया गया है? अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृत का संरक्षण करना है, संस्कृति का संरक्षण करना, बिल्कुल बात सही है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये बात नहीं। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए कर के लिए भुगतान की मुक्ति, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, बिल्कुल। तो ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो कि हमारे पास जो संस्कृत और जो शैक्षणिक अधिकार है वो दे के रखे हैं अल्पसंख्यकों को, जिससे वो अपनी जो भी उनकी भाषा है, लिपि है या संस्कृति है उसको क्या करके रखे? प्रिजर्व करके रखे, बचा के। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार मूल मानवाधिकार है जो इसमें प्रतिष्ठित और भारत का संविधान है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है दैट इज द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंसाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
कि जो मौलिक अधिकार है वो मूल अधिकार है किसके, मानव के, और जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है, जिसमें संविधान में ऊपर रखा गया। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यदि एक धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो क्या विशेष लाभ लाभ जिसका ये अधिकार है मतलब जिसका ये अधिकार है, ठीक है, कि अगर किसी भी समुदाय को क्या किया जाता है, संविधान किसी भी धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यकों में रखा जाता है तो जितनी भी उसके लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो उसको प्रोवाइड होनी चाहिए, वो उसका क्या है, उसका हक है। तो इसके बारे में कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं और कौन सी गलत है, तो हमारे पास ये विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है बिल्कुल। भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च रूप से समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में नियमित करते हैं, ये बात गलत है, बात नहीं। ये है जो लोकसभा में जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो लोग भेजे जाते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, जो हमारे पास दो होते हैं। ये प्रधानमंत्री की 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है बिल्कुल। कि जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो 15 जो पॉइंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसका ये फायदा ले सकता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है और जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये दोनों की दोनों जो हमारे पास देखे रखी हैं बातें सही हैं। तो इसके अनुसार हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यहाँ पे जो मैंने ये हिंदी उठाई हुई है ये गूगल से ट्रांसलेट की हुई है, तो इसमें थोड़ी सी हिंदी में किसी ने कमेंट किया था हिंदी अच्छी नहीं है, तो उसमें से ये जो हिंदी है ये मैंने ट्रांसलेट करके लिखी हुई है। तो ट्रांसलेट करके जो गूगल है वो एक्यूरेट हिंदी को ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, तो इसमें जो हमारे पास जो लिखने जो गूगल की हिंदी लिखने का जो वो है अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर है, तो वो इसको हिंदी को कुछ और जो सेंस नहीं बन पाती है ढंग से। तो ये बोलने का मतलब ये तो मैंने गूगल से इसको ट्रांसलेट किया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, लोक सेवा में समान पहुंचने का अधिकार, भोजन का अधिकार। तो इसमें से जो है हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं जो हमारे पास ह्यूमन राइट्स जो है या ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में बात किया गया है। तो इसमें से कौन सी बात है जो बिल्कुल सही है, तो ये तीनों की तीनों जो बातें हैं बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। कि इक्वल टू एजुकेशन होनी चाहिए, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, जितनी भी हमारे पास पब्लिक सेवाएं हैं वो सभी के पास पहुंचनी चाहिए और सभी को क्या मिलना चाहिए, इक्वल वेतन मिलना चाहिए, इक्वल उनको उस फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो उसके बारे ये हमारा अधिकार है। देखिए यहाँ पे उल्टा कर दिया है इसने, हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है लोक सेवा में समान पहुंचने का अधिकार। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि सभी को जो जितनी भी पब्लिक सर्विस है वो सभी को क्या करें, बिल्कुल इक्वल पहुंचे, कोई भी उससे पिछड़ा ना रहे, हर एक को उन सेवाओं को लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और राइट टू फूड, कि सभी को खाने का अधिकार है। तो तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अनुरूप जो अधिनियमित किया गया है, तो इसमें से जो संविधान में लिखा गया है वो कौन सी बात बिल्कुल सही है जो इसके बारे में बात करती है। कहा गया है कि राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टेड एज द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21, कि सभी को क्या है अच्छी अच्छी ज़िंदगी होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हमारे पास क्या अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। तो ये जो इसको जो रखा गया है ये अनुच्छेद 21 में रखा गया है कि स्वस्थ परिवहन का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में माना गया है। बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात में इन्होंने क्या कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उठाने हेतु अनुदान प्रदान करना, जो अनुच्छेद 275 के तहत 275 के तहत अनुसूचित जातियों जो अनुसूचित जातियां हैं उसमें उनके कल्याण के बारे में बात कही गई है, तो ये बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 ए के तहत जो हमारे पास जितने भी पावर्स एंड फंक्शन है किसके, ग्राम सभा के, उसके बारे में बात की गई है। बिल्कुल बात सही। ठीक है जी। जो ग्राम सभाएं हैं वो किस अनुच्छेद के अनुसार काम करती हैं, तो अनुच्छेद 243 ए के तहत वो काम करती है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है जो हमारे पास देख रखा है बिल्कुल सही है, सेकंड गलत है। तो इसके अनुसार कौन सा हमारे पास ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है भारत में वोट देने और चुने जाने का अधिकार है, कि भारत में वोट और इलेक्टेड इन इंडिया, वो जो अधिकार है वो किस में आता है, इसमें जो हमारे पास बात की गई है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है कि हम वोट डाल सकते हैं और उनको चुन सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं और आप इन वीडियो को जरूर देख के जाएंगे ताकि आपको आने वाले एग्जामों में काफ़ी फायदा। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।